हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज चलिए हम लोग एक डिटर्मिनेंट टॉपिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बच्चों। ये टॉपिक्स हमारा है कि आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसको हम लोग क्रेमर्स रूल के नाम से जानते हैं बच्चों। ये क्रेमर्स रूल क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास सिस्टम्स होती है। सिस्टम्स में 2 इक्वेशंस हो सकते थे, 3 इक्वेशंस हो सकते थे, 4 इक्वेशंस का सिस्टम हो सकता था। अब उस इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक यहाँ पे टेक्निक होता है डिटर्मिनेंट मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। बच्चों आपको मैं बताया था वो मेथड हमारा क्या था, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखे होंगे। यहाँ पे आपको मैं डिटर्मिनेंट के हेल्प से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा, और साथ में ये जेई के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वो भी हम डिस्कस करने वाले बच्चों। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई मेंस में तो एक क्वेश्चंस यहाँ से आने ही वाले, ये तो आप फिक्स मान के चल लो। और जो बोर्ड्स वाले बच्चे वहां पे भी एक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाते हैं। 5 या 6 मार्क्स के एक क्वेश्चंस लॉन्ग में आते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास ओनली 2 अननोन्स होता है, 2 वेरिएबल्स होता है, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। 2 अननोन्स का मीनिंग ये हो गया कि जैसे हमारे पास इक्वेशन देखिए बच्चों, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 जैसा पार्ट है। दूसरा इक्वेशन से a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 जैसा कुछ पार्ट है। ठीक है बच्चों, आपके पास ये 2 इक्वेशन आप ऐसे बोल सकते थे, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है। 2 इक्वेशन है टोटल, और ये 2 इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, पहले तो x और y की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? ये बोलेंगे आपको डिटर्मिनेंट लगाने की क्या जरूरत है सर, मुझे तो डायरेक्टली भी आता है सॉल्व करने की। ठीक है, आपको आता है, 10th क्लास में आपने सीख लिया, या उससे पहले भी आप सीख लेते हैं चीजों को। आपके पास 3 मेथड्स होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूट वाला मेथड होता है। ठीक है बच्चों, वो तो ठीक है। हम यहाँ पे एक नया मेथड सिखाने की कोशिश करें जिसको बोलते हैं क्रेमर्स रूल। वो क्या होता है वो आप समझिएगा। सबसे पहली बात, आपके पास इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यदि है तो हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू या y की वैल्यू यदि निकालने की बात करते हैं बच्चों, x की वैल्यू होती है डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y की वैल्यू होती है डेल्टा 2 बाय डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है कि डेल्टा की बात करेंगे तो डेल्टा आपके पास क्या है, जो x और y का कोएफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये डेल्टा क्या था, a1 आपके पास b1 a2 b2, देखिए वही है, एडजेक्टिव में वही पार्ट हमारे पास। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जैसा भी 2 वर्ड आया है, ये क्या है, या कहीं कहीं इसको डेल्टा x भी लिखा जाता है, या d1 या d2 करके भी लिखा जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा भी लिखा जा सकता था, x इक्वल टू, या y इक्वल टू क्या लिख सकते थे, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के लिए मान लो कि डेल्टा 1 के लिए मतलब हम x निकाल रहे थे तो डेल्टा 1 यूज कर रहे थे, x निकाल रहे थे तो ये वाला कोएफिशिएंट को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बाकी क्या बचता आपके पास, इधर v1 v2 c1 c2 जैसा कुछ। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑर्डर वाइज लिखूंगा कैसे। यदि मैं इस पार्ट को हटा दिया तो कांस्टेंट से स्टार्ट करिए, कांस्टेंट से स्टार्ट करिए आप, c1 c2 b1 b2 देख लीजिए आप यहाँ पे बच्चों। ठीक है, ये पार्ट होती है। यदि मैं मान लीजिए y निकालने जाऊंगा तो ये वाला पार्ट हटा दूंगा, और उसके बाद फिर से ऑर्डर आपके पास कितना, a1 c1 a2 आपके पास e2, देखिए वही आपके पास है a1 c1 a2 c2। तो आप इसको एक पैटर्न बना के याद रखने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल सा हो जाता है ये चीजें। मुझे x निकालना तो ये वाला कवर कर दिया, यहाँ से कांस्टेंट से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये लिखा जाता है। यदि मुझे y निकालना हो तो ये वाला हटा दिया, ये और ये आपके पास यहाँ पे आ गया। डेल्टा 1 डेल्टा 2 याद हो गया बच्चों आपके पास। आप बोले होंगे 2 into 2 में मैं ऐसे नहीं करूंगा, अरे 3 into 3 के केस में जरूरत होती है मेनली आपको बस 2 into 2 का थोड़ा सा एक बार समझ लेना है। देखिएगा क्या था, डेल्टा ये डेल्टा 1 ये डेल्टा 2 आपके पास ये, तो मुझे यदि x निकालना है तो डेल्टा 1 में डेल्टा, ठीक है, y निकालना है तो डेल्टा 2 बाय डेल्टा, आपके पास x की वैल्यू भी आ गया, मान लो y की वैल्यू भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, अब देखिए यदि आपने ये निकाल लिया तो चलो ठीक है, x की वैल्यू भी आ गया, y की वैल्यू आ गया, जो आपके पास काम था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना वो तो आपने कर दिया। लेकिन क्वेश्चंस क्या ये आपको निकालने को दिए जाएंगे क्या, जेई में आपको ये काम तो नहीं करवाने वाला। ठीक है, बोर्ड्स में ठीक है हो भी सकता है, लेकिन आईटी जेई में जो भी मेंस में या एडवांस में जहां यहां से क्वेश्चंस आते हैं ये काम आपसे नहीं करवाने वाला कि सॉल्व नहीं बोलता है करने को। तो सॉल्व नहीं बोलता करने को तो क्या बोलता है सर, यहाँ पे कंडीशंस लगाने होते हैं। कंडीशंस वाइज हम लोग समझते हैं चीजों को। पहले तो ये तो हमारे पास 2 into 2 का है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कंडीशंस में क्या होता है बच्चों, नंबर 1 कंडीशंस हमारे पास ये जो 2 आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है क्या? बिल्कुल। आपके पास सिस्टम ऑफ आपके पास फर्स्ट इक्वेशंस ये वाला जो है, और ये सेकंड इक्वेशंस, ये देखिए क्या है, x और y में 1 डिग्री इक्वेशंस। अब कभी भी 1 डिग्री इक्वेशन इन x एंड y इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, जानते होंगे आप। इक्वेशन ऑफ आपके पास x एंड y इन फर्स्ट डिग्री इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ आपके पास स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन आपके पास। अब जब दो लाइंस है तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बच्चों, दो लाइंस हो तो आपके पास ऐसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग हो सकता था, ठीक है, आप बोलेंगे पैरेलल हो सकता था, आप बोलेंगे एक लाइन के ऊपर दूसरा आ जाए तो इसको कंसिडेंट बोलते हैं। थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके पास। कितने पॉसिबिलिटीज बच्चों, थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नंबर वन में क्या बोला मैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, देख लीजिए आप, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक L1 लाइन है दूसरा L2 लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, दो लाइन पैरेलल हो सकता है। एंड तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाए, इसको क्या बोल सकते थे, कंसिडेंट लाइन। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये बताइए जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करे तो कितने सोल्यूशन पॉसिबल लगता है आपको, ओनली वन ना, ओनली वन सोल्यूशन होंगे ना, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे ना। जब एक लाइन और दो लाइन आपके पास दूसरा लाइन दोनों पैरेलल है, तो क्या इस केस में कभी ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहा है क्या, इंटरसेक्ट करेगा क्या, नहीं ना। यदि नहीं करेंगे तो क्या कोई सोल्यूशन निकल पाएगा क्या, यदि पैरेलल केस होता तो सोल्यूशन नहीं होती है। एंड तीसरा केस, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, कितने पॉइंट पर टच करते हैं, ये एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पर करते हैं, तो कितने सोल्यूशंस होंगे बच्चों, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। वही बात यहां पे देख लीजिए कि आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन, इसके लिए कंडीशंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कंडीशंस के A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, पहला कंडीशंस देख पा रहे बच्चों। तो इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग मींस आपके पास क्या, यदि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो यूनिक सॉल्यूशंस, ओनली वन सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और जहां पे सॉल्यूशंस होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। नंबर टू कंडीशन देखिए बच्चों, ये तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन था, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। सेकंड कंडीशन, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। आपके पास ऐसा हो जाए, यहां देखिए क्या लिखा है, कंसिडेंट लाइंस। कंसिडेंट लाइंस मींस आपके पास एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाए, कितने सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, इनफाइनाइट। वही बात यहां पे लिखा हुआ है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएगा। इनफाइनाइट जहां पे सॉल्यूशंस होता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट बोलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। नंबर थर्ड में देख लीजिए, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। बच्चों आपके पास कुछ इस तरह के कंडीशंस है, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 वाला पार्ट आपके सामने आया है, तो आप क्या बोलेंगे, इस केस में आपके पास कैसे लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं। अब पैरेलल लाइंस का कंडीशंस क्या, दो लाइन पैरेलल है मान लो, तो कोई सॉल्यूशंस होगा क्या, नहीं होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, नो सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशंस यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करते। यदि सॉल्यूशन नहीं होते बच्चों उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। सोल्यूशन जहां पे होता है उसको कंसिस्टेंट, जहां नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए ये समझ में लगा। अब इतना से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि एक और बात आप यहाँ पे देखना चाहो, एक छोटा सा बात आप वो भी देख लीजिए बच्चों। यदि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, नंबर वन में इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सोल्यूशंस है। अब यहां से समझते हैं यूनिक सोल्यूशंस कैसे हो रहा होगा। देखिएगा बच्चों, यूनिक सोल्यूशंस के केस में बात करेंगे, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू आना है, तो डेल्टा, ये जो डेल्टा है आपके पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, ये और ये जो पार्ट आपके पास है ये दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। तो वही बोलो, जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है मींस यूनिक सोल्यूशन देता है तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पहला कंडीशन आप ऐसे सोच सकते थे। दूसरा कंडीशन यहां पे देखिए, जब कंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में आपको पहले में जब मैट्रिसेस पढ़ा रहा था बच्चों वहां पे भी बताया था, क्या कंडीशन थी कि यदि हमारे पास ये वाला पार्ट भी जीरो, ये वाला भी जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्मेट जहां पे आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं। जीरो बाय जीरो फॉर्मेट आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं। आप क्या बोलोगे, डेल्टा तो जीरो होना ही चाहिए साथ में, और ये जो डेल्टा वन और डेल्टा टू है ये भी हमारा जीरो हो जाना चाहिए। तो यदि आपके पास इस तरह का कुछ बातें आ रही है, डेल्टा भी जीरो है और डेल्टा वन एंड डेल्टा टू भी जीरो है, तो उस केस में कैसा सोल्यूशंस होगा बच्चों, आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएंगे। क्योंकि जीरो बाय जीरो इंडिटरमिनेट जैसा कुछ फील आता है, लिमिट में आप पढ़े ये चीजें, और इंडिटरमिनेट होता है तो उसको हम लोग डिटरमिनेट में कन्वर्ट करके वहां से सोल्यूशंस निकालते हैं। सोल्यूशन निकालते हैं मतलब बहुत सारा सोल्यूशंस होता है, बहुत सारे का मतलब क्या, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस की बात हो जाती है बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख लीजिए, यदि पैरेलल लाइंस होगा तो यहाँ पे नो सॉल्यूशंस की बात होती है। नो सॉल्यूशंस कब पॉसिबल है बच्चों, बताइए मुझे, तभी था जब डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो जाए। ये तो समझ में आता है कि डेल्टा जो हमारे पास पार्ट है वो क्या हो जाए, डेल्टा वाला पार्ट जीरो हो जाए, एंड यहाँ पे जो डेल्टा वन एंड डेल्टा टू है बच्चों, ये आपके पास दोनों में से कम एक नॉन जीरो हो जाए, दोनों में से कम एक नॉन जीरो हो जाए। तो यहाँ क्या लिखो, डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये तो कंपलसरी है, लेकिन डेल्टा वन एंड डेल्टा टू में एटलीस्ट वन नॉन जीरो होनी चाहिए, एटलीस्ट वन। दोनों नॉन जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे देखो ना, ये नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जीरो कितना होता है, एनी नंबर्स डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या, नो सॉल्यूशंस आती है बच्चों, नो सॉल्यूशंस। तो इस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनेगा। तो आप एक बार ये कंडीशंस को लिख लीजिए। मैं अभी आपको 2 into 2 सिस्टम, 2 अननोन्स वाले इक्वेशंस कराया,
टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कराया। जब हम लोग 3 के बारे में बात करेंगे मेनली तो हमें पढ़ना है 3 के केस में। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था और ये जो आपने कंसेप्ट देखा बच्चों, ये आपका 10th क्लास का आप चैप्टर नंबर 3 जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग पढ़ते थे इन 2 वेरिएबल्स, उसी का बात था यहाँ पे। ये कोई नई बात नहीं, आप 12th में पढ़ रहे अलग बात है, आप 12th पास है मतलब ड्रॉपर बैच में अलग बात, लेकिन ये कंसेप्ट तो 10th लेवल का चीज है, बहुत आसान सा चीजें आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट करिए। देखेंगे कि जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, जेई मेंस में एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस लिए जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे। तो पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन्स। जब आपके सामने हो जाए तो 3 अननोन्स का मीनिंग क्या होता है, आपके पास कोई भी इक्वेशंस में एक्स वाई और जेड जैसा टर्म्स आ जाए, एक्स वाई और जेड जैसा टर्म्स आ जाए, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे कितने इक्वेशंस है, टोटल 3 इक्वेशंस है। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए इक्वेशंस कैसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तीसरा a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ठीक है बच्चों, आपके पास ये सिस्टम ऑफ क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। मुझे इसको सॉल्व करने के लिए बोलता है, सबसे पहली बात तो सॉल्व करने के लिए बोलता है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीनिंग होता है एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेना बच्चों। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का तरीका जो क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग होता है, वो मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो एक्स क्या होती है बच्चों, आपके पास यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कितना डेल्टा 1 में डेल्टा, वाई की वैल्यू कितना डेल्टा 2 बाई डेल्टा। यदि हमारे पास 2 into 2 का बात था तब भी हम लोग यही बात कर रहे थे, लेकिन एक यहाँ पे जेड हो जाएगा, जेड इक्वल टू कितना डेल्टा 3 बाई डेल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो डेल्टा है ये क्या है सर, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या है। ठीक है बच्चों, आपके पास डेल्टा की वैल्यू कितना होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 की वैल्यूज कितना होगा वो सब देखिए। यहाँ पे आपके पास मैं सबसे पहले डेल्टा यहाँ पे दिखाया। डेल्टा क्या होता है, मुझे डेल्टा का मतलब क्या, आपके पास एक्स वाई और जेड जो भी आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस है, इसमें जो वेरिएबल्स है उसका कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। आपके पास क्या एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कितना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। देखिए वही आपके पास है, ये डेल्टा वही है आपके पास a1 b1 c1 फर्स्ट रो, सेकंड a2 b2 c2, आपके पास a3 b3 c3 है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा, ठीक है। डेल्टा तो सर समझ में आ गया, ये पहले भी हमें आता था, मैट्रिसेज में भी हम समझते थे, अभी भी समझ में। यहाँ नया बात क्या था, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए मैं डेल्टा 1 निकालना वाला, डेल्टा 1 निकालने वाला, डेल्टा 1 से आप क्या निकालते थे, एक्स निकालते थे, एक्स निकालते थे, एक्स वाला पार्ट को आप इसको कवर कर लीजिए, बाकी क्या बचा वो देख लीजिए। b1 c1 d1 आपके पास जैसा कुछ टाइम बच रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला बच रहा है, आप इसको जैसे कवर करेंगे तो आपके पास ये 3 बच रहे हैं। इसको आप लिखने का ऑर्डर, बस आपको बस एक ऑर्डर यहाँ पे देखना है, बाकी पता तो चल रहा है। इसको यदि मैं कवर कर दूंगा तो ये 3 पार्ट आपके पास बचता है, b1 c1 d1 वाला, ये और ये वाला पार्ट बचता है। क्या इसको ऐसे डायरेक्टली लिख दूं क्या, नहीं, मैं यहाँ पे क्या बोला था पिछले वाला पार्ट में भी, जब 2 into 2 की बात हो रही थी तो मैं आपको बोला था कांस्टेंट से स्टार्ट करिए। जब मैं इसको कवर कर लूंगा तो उसके बाद कांस्टेंट से स्टार्ट करिए, कितना d1 d2 d3। यहाँ देखिए क्या है बच्चों, d1 d2 d3, उसके बाद आप ऑर्डर में लिख दो ना, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, वही लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। कांस्टेंट से स्टार्ट करना था यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि मुझे यदि मान लीजिए y निकालना था तो ये डेल्टा 2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो y वाला पार्ट था मतलब इसको आप कवर कर दीजिए। आपके पास क्या बचा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बचा, ये वाला बचा और ये वाला बचा। इसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ पे बात आती है कि इसको लिखने का ऑर्डर क्या होता है सर। यदि मैं इसको कवर कर लिया तो सबसे पहले स्टार्टिंग होता है यहाँ से a1 a2 a3, देख लीजिए यहाँ पे आपके पास कितना a1 a2 a3, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या d1 d2 d3 c1 c2 c3, कुछ इस तरह का ऑर्डर आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप जब इसको कवर करेंगे तो स्टार्टिंग ए से होगा, फिर कांस्टेंट होगा, उसके बाद ये होगा, एंड डेल्टा 3, ये जो डेल्टा 3 है मतलब मैं इसको यदि कवर कर लूं तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से स्टार्ट कर दीजिए, a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3, वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों। आपके पास यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। डेल्टा 3 निकालने के लिए आपने समझा बच्चों क्या किया, ठीक है। आपको हो सकता है कि ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर में आप थोड़ा सा गलती करने का चांस हो जाती है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक बात आप ध्यान रखिएगा, सबसे आसान था डेल्टा निकालना, तो आपको समझ में आता है, और डेल्टा 3 निकालना, यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो डेल्टा 3 निकालने का कंसेप्ट ये बहुत ही सिंपल है। डेल्टा 3 मतलब जेड वाला पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, ये तो नहीं भूलेंगे। आपको क्या लगता है कि पूरे क्वेश्चंस में
मतलब अब जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू चलो बोर्ड में निकालने को पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको चलो ये जरूरत है। लेकिन यदि जेई में क्वेश्चन पूछा जाए क्या सर ये सारे इतने काम करने होंगे कि नहीं, आप इसका टेंशन मत लीजिए ना कि आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे, इतने डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। मोस्टली क्वेश्चन में तो एक डिटरमिनेंट से ही हो जाएगा, डेल्टा से काम हो जाता है। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो इस तीन में से कोई भी एक निकाल लीजिए। अब आप चूज कर लो इस डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कौन सा याद रखना आपके लिए सबसे आसान वाला बात है। मुझे तो लगता है डेल्टा 3 आसान है याद रखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का थोड़ा भी टेंशन होने वाला नहीं था। मान लीजिए मैं इसके करस्पॉन्डेंस यदि बात करता, तो हमारे पास क्या बचा, A1 D1 D1, A2 B2 D2, A3 B3 D3, बस यही लिख देना था, यहाँ पे यही लिख देना था आपको। इस तीन में से कोई भी एक आप लिख लेंगे ना, आपका काम हो जाने वाला है बच्चों, ठीक है। तो डेल्टा 3 पे ही हम फोकस कर लेते, ये वाला याद रख लेना था और ये वाला याद रख लेना। आपका क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला जेईई एडवांस और मेंस के क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। आप एक बार तो ये तो समझिए कि आपके पास ऐसा ऑर्डर है, इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसा पैटर्न ये चल रहा है, क्रेमर्स रूल दिया गया है, उसी रूल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद चलो ये तो हो गया, हमारे पास डेल्टा भी आ गया, डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2 आ गया, डेल्टा 3 भी सब आ गया, तो एक्स वाई जेड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स वाई जेड यहां से जो निकालना होता है, इस मेथड से निकालना होता है, इसी को बोलते हैं आपका डिटरमिनेंट मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसको आप क्या नाम से जानते हैं, क्रेमर्स रूल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यदि बोर्ड्स में पूछा जाता है तो बोर्ड्स में हम पूरे सॉल्व करने पड़ जाएंगे, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू, उसके लिए ये सब के सब जरूरत होने वाला था। लेकिन जेईई में इतना मेहनत आपसे नहीं करवाने वाला, ये तो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं उस पर फोकस करते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जेईई मेंस में या एडवांस में कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 मिनट के अंदर में होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कहां से बनेंगे, ये कंडीशन से बनते हैं। कंडीशंस क्या होता है आप समझने की कोशिश करना। फर्स्ट कंडीशन आप देखिए, यदि इफ डेल्टा इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू लिखा है, सॉरी यहाँ पे इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, डेल्टा मतलब ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा था, आप समझिए आपके सामने लिखा हुआ डेल्टा मींस डिनोमिनेटर में जो आ रहा था, मतलब कैसे निकालते थे डेल्टा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, वो पार्ट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। समझ में आता है, डिनोमिनेटर वाला नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या, नोमिनेटर वाला कुछ भी हो, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो एक्स की वैल्यू तो आएगा ना, वाई की वैल्यू भी आएगा और जेड की वैल्यू भी आएगा। आप समझना, यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला कि ये वाला जो पार्ट है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट डिनोमिनेटर वाला पार्ट नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों, तो क्या करना चाहिए आपको, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है तो नोमिनेटर वाला पार्ट में देखते हैं कि नोमिनेटर वाला पार्ट, मान लीजिए कि मैं दो केस ले लिया, नोमिनेटर पार्ट में दो पॉसिबिलिटीज है कि फर्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या था कि आपके पास 0 हो जाए तीनों के तीनों, और दूसरा पॉसिबिलिटीज था तीनों के तीनों नॉन 0 हो जाए, या एक कम से कम एक भी नॉन 0 हो जाए, तो दो पॉसिबिलिटीज आती है। तो नंबर 1 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिखा, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, आप इस चीजों को पूरा पढ़िए, एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0, कम से कम एक भी नॉन 0 हो जाए, कम से कम एक भी नॉन 0 हो जाए। आप मुझे ये बताइए कि ये नॉन 0 क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ये भी नॉन 0 क्वांटिटी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, या जेड की वैल्यू कुछ तो आएगा ना, कुछ तो वैल्यूज निकल के आएगा ना, तो कितने वैल्यूज निकलेंगे, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या होता है इस तरह की बात होती है तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब क्या, सोल्यूशन होता है। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, सब बात यहाँ पे मेंशन किया गया, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। उसके बाद क्या, यूनिक सॉल्यूशंस बच्चों आप समझिएगा, कंसिस्टेंट का मतलब ही क्या होता है कि सॉल्यूशंस होना, कंसिस्टेंट सफिशिएंट नहीं था, आगे क्या यूनिक सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि ये नॉन 0 और ये भी नॉन 0, एक्स की एक ही वैल्यू ना, वाई की एक ही वैल्यू, जेड की एक ही वैल्यू ना, यहाँ से आपके पास क्या यूनिक ही सॉल्यूशन बोलेंगे उसको बच्चों। एंड जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो साथ में एक और वर्ड आया नॉन ट्रिवियल बच्चों। ये नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या, ट्रिवियल मींस सारे सॉल्यूशन 0 हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिवियल। जब आपके पास क्या कि एक भी नॉन 0 हो जाए, एक भी नॉन 0 हो जाए, ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रिवियल कहलाते हैं। आपको यहाँ पे मैं बोला था ये भी नॉन 0, ये भी नॉन 0, डिवाइड करेंगे एक्स की कुछ वैल्यू तो आएगी ना, कुछ वैल्यू तो बनता है, वो दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू या जेड की वैल्यू, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए मुझे फर्स्ट कंडीशंस क्या था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉन 0 होनी चाहिए। देन सिस्टम कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट के बाद यूनिक होता है, यूनिक के बाद आप क्या बोलते हैं, इसको नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। नंबर 2 कंडीशंस बच्चों देखिए, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगेन मैं क्या बोलता हूँ, डिनोमिनेटर वाला पार्ट नॉट इक्वल टू 0, एंड अब मैं बोलता हूँ कि ये जो नोमिनेटर वाला पार्ट है ये सब के सब 0 हो जाए।
सबके सब जीरो हो जाने का मतलब क्या, डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा थ्री, सबके सब जीरो हो जाए। अब क्या होगा, आपके पास नोमिनेटर केस में जीरो था और डिनोमिनेटर में नॉन जीरो क्वांटिटी थी। जीरो डिवाइडेड बाय एनी क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों, जीरो तो होता है ना। इट मींस x की वैल्यू भी जीरो, y की वैल्यू भी जीरो एंड z की वैल्यू भी जीरो। जब x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो और z की वैल्यू जीरो आया तो सोल्यूशन तो हुआ ना। सोल्यूशन होने का मतलब क्या, आपके पास यूनिक सोल्यूशंस हुआ। जहां पे सोल्यूशंस होता है उसको तो कंसिस्टेंट बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट। यहां पे तो वही सब बात लिखा गया है। द गिवन इक्वेशंस हैज कंसिस्टेंट, समझ में आता है बच्चों, कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन है ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ट्रिवियल मींस सभी के सभी सॉल्यूशन जीरो हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल बोलते हैं। या यूनिक सॉल्यूशंस भी बोल सकते थे, यहाँ पे यूनिक होंगे और सारे सॉल्यूशन जीरो हो जाएंगे, या इस तरह के सॉल्यूशंस को जीरो सॉल्यूशंस भी बोला जाता है। तो ठीक है, ये तो हम लोग अभी बात किया कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब कैसा होगा बच्चों। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होने से दो पॉसिबिलिटीज थी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपको दिखाया। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या है, नॉन ट्रिवियल का। सेकेंड कंडीशन क्या, ट्रिवियल का। ट्रिवियल मीन्स कुछ नहीं, बस सारे सॉल्यूशन जीरो हो जाते हैं तो उसको ट्रिवियल बोलते हैं, और सभी के सभी एक मतलब कम से कम एक भी नॉन जीरो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल, या इसको नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी बोला जाता है। कहीं पे नॉन ट्रिवियल के बदले में नॉन जीरो आ जाए तो एक ही बात है, और ट्रिवियल के बदले में जीरो सॉल्यूशंस आ जाए तो एक ही बात है बच्चों। याद रखिएगा, ये वर्ड आप पकड़िएगा क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे ही देंगे। थ्री सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देंगे, आपके बोलेंगे ये आपके पास कैसा है, ट्रिवियल है, ये कैसा है, जीरो सॉल्यूशंस, ये कैसा है, नॉन ट्रिवियल है, ये कैसा नॉन जीरो सॉल्यूशंस है, ये कैसा यूनिक सॉल्यूशंस है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ऐसे वर्ड से ही जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड को आपको एक बार ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले ये वाला पार्ट आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4 में यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जब डेल्टा जीरो हो जाए उस केस में क्या बात करते हैं बच्चों। ठीक है, अभी तक हमारा था डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो के केस में, जब जीरो हो जाए तब हम बताते हैं। सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास कंडीशन नंबर 3 में बात कर लेते हैं हम लोग। अभी तक फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखा था, थर्ड नंबर कंडीशंस क्या हो सकता है। फर्स्ट कंडीशंस आपको मैं बोला था डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकंड कंडीशंस में डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो वाला पार्ट था। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशंस, अब ये जीरो ले लेता हूं मैं, ये जो डिनोमिनेटर में पार्ट दिख रहा है बच्चों आपको, ये पार्ट में क्या बोलता हूं, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तब क्या करेंगे, चलिए ये जीरो हो जाएगा तो आपके पास आगे ये जो नोमिनेटर वाला पार्ट है इस पे कहानी आ जाती है सारा के सारा। अब हम लोग ये बात करते हैं डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो, या डायरेक्टली लिख देता हूं नॉन जीरो, नॉन जीरो। देन कैसा हो जाएगा बताइए, जब डिनोमिनेटर में जीरो हो गया, समझ में आता है, और नोमिनेटर वाला केस में क्या बोलते हो, कम से कम एक भी नॉन जीरो हो जाए। नॉन जीरो का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी मान लीजिए डेल्टा वन नॉन जीरो है, नॉन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो कैसा होता है, नॉन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो कैसा होता है बच्चों बताइए आप। नॉन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो मींस एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जीरो, ये तो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब क्या, नो सॉल्यूशंस। देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मींस अब ये बोलते हैं नो सॉल्यूशंस। क्या बच्चों, नो सॉल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब कोई सॉल्यूशंस नहीं बनती है। ठीक है, बस इतना बात याद रख लेना था आपको, नो सॉल्यूशंस बन जाएंगे, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। डेल्टा जीरो एंड ये तीनों में से कोई भी एक भी कम से कम, या तीनों नॉन जीरो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक भी नॉन जीरो बन जाए, इस केस में सिस्टम आपके पास इनकंसिस्टेंट या आपके पास नो सॉल्यूशंस वाला केस हमारा आ जाता है। ठीक है बच्चों, अगला नंबर 4 नंबर कंडीशंस आपको दिखाता हूं। इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये फिर से जीरो हो जाए, डेल्टा जीरो हो जाए एंड अब मैं यहां पे फिर से बात करता हूं, ये पार्ट मान लीजिए डिनोमिनेटर वाला जीरो है। नोमिनेटर वाला केस में भी क्या बोला था कि तीनों में से कम एक भी हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए, तो देन इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशंस का कहानी आता था। जब ये जीरो हो जाए एंड डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा थ्री, ये भी जीरो हो जाए। अब जब नोमिनेटर भी जीरो, डिनोमिनेटर भी जीरो, तो क्या कहानी बताए थे आपको बच्चों, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो वाला केस जब भी दिखे आपको, आप क्या समझिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाला है। ठीक है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस।
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बच्चों। देखिए बच्चों आपके पास डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉट ये भी इक्वल टू 0 हो जाए। आपको बताया था 0 बाय 0 का केस जहां भी आता है इसको हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के केस में कंसीडर करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे टोटल में कितने कंडीशंस बताए, 4 कंडीशंस बताया। सबसे पहली बात डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 था, 2 केस था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन क्या थी, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0। देन क्या सॉल्यूशंस होते थे बच्चों आप बताइए। उस केस में हमारे पास क्या कि जब डिनोमिनेटर में भी नॉट इक्वल टू 0 और नोमिनेटर केस में कम से कम एक नॉन जीरो, तो उस केस में कंसिस्टेंट तो होता था, यूनिक सॉल्यूशंस की बात करते थे। ठीक है, और उसको आप नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी बोल सकते थे, नॉन जीरो को मतलब नॉन ट्रिवियल जैसा केस। ठीक है बच्चों, नंबर 2 में मैं बोला कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड नोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाए, तीनों के तीनों आपके पास 0 हो जाए, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी क्वांटिटी क्या होता है, 0 होता है। इस केस में हमारे पास कैसे सॉल्यूशंस आएंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा। मींस इसको जीरो सॉल्यूशंस या ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, कितने सॉल्यूशन है, 1, तो यूनिक भी बोल सकते थे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नंबर 3 कंडीशन में बोला ये 0 हो जाए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाए, ये जो आपके पास x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू थी ये 0 हो जाए, तो आपके पास अगला नोमिनेटर केस पे डिपेंड करता है, ये कम से कम इसमें से एक नॉन जीरो होने से आपके पास नॉन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो क्वांटिटी अनडिफाइंड मींस नो सॉल्यूशंस वाला केस आता है बच्चों। ठीक है, नो सॉल्यूशंस मींस इनकंसिस्टेंट एंड ये पार्ट भी 0 और नोमिनेटर पार्ट भी 0, तो 0 बाय 0 कहानी जहां पे भी आप तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के केस में लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा, ये चारों कंडीशंस आप याद रखिए, इसके आगे फेमस और कुछ भी नहीं होती है। आपको बस यही से जेईई मेंस के क्वेश्चन तो फिक्स है, ये मान के चलिए, एडवांस में भी क्वेश्चंस यहां से पूछे ही जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो हम लोग अब क्या करने वाले, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, एडवांस वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सब एक एक करके मैं यहाँ पे देखने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल। आपके सामने ये 3 इक्वेशन दिए गए, दिस एंड दिस, इसको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल मींस आपके पास डिटरमिनेंट मेथड बच्चों, डिटरमिनेंट मेथड से अभी भी आपको बताया इसको सॉल्व कैसे करते थे। आपको पहली बात तो ऐसा x इक्वल टू आपको बताया था डेल्टा 1 बाय डेल्टा, ठीक है बच्चों, y इक्वल टू बताया था डेल्टा 2 बाय डेल्टा एंड z इक्वल टू बताया था डेल्टा 3 बाय डेल्टा। कुछ इस तरह से पार्ट होती है, ये तो हमारे पास यही सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें डेल्टा और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आ जाए तो काम ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चंस आपसे एक सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस है कि जेईई मेंस एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस जल्दी नहीं पूछे जाते, ठीक है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिए, आप समझ तो लीजिए चीजों को। सबसे पहले मैं यहां से डेल्टा निकालूंगा, डेल्टा कितना हो जाता है बच्चों, डेल्टा के बारे में आपको जब बोला था मैं, तो उसमें बोला था कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा डेल्टा होता है। यहाँ पे कितना है, 1 1 1, यहाँ कितना बच्चों 1 -1 1, यहाँ पे कितना 3 2 -4, ये वाला पार्ट आपके पास ये डिटरमिनेंट आया। ठीक है बच्चों, ये डिटरमिनेंट आया, इसकी वैल्यूज क्या होंगी, आपको इसको ओपन करने के लिए आता, मान लीजिए मैं फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डेंस या फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डेंस कैसे भी ब्रेक कर दूं, इसकी वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, कितना हो जाएगा वैल्यू बता दीजिए बच्चों, इसका वैल्यू आपके पास आ जाता है 14। ठीक है बच्चों, ये 14 आ जाता है, आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे यहाँ से डेल्टा 1 बता दीजिए। डेल्टा 1 लिखने के लिए हम लोग कहां से स्टार्ट करते थे, कांस्टेंट से स्टार्ट करते थे, 6 ये 2 -5 कांस्टेंट से स्टार्ट करते थे बच्चों। उसके बाद आपके पास क्या कि मान लीजिए मैं डेल्टा 1 निकाल रहा हूं, कांस्टेंट से तो स्टार्ट कर दिया, फिर हमारे पास क्या x वाला टर्म्स तो नहीं होगा, y वाला टर्म्स होगा और z वाला टर्म्स होगा। यहाँ पे 1, यहाँ -1, यहाँ 2, 1 -1 एंड 2, z वाला टर्म 1 1 एंड यहाँ पे -4, ये वाला पार्ट, ये आपके पास क्या बच्चों डेल्टा 1 आपके पास है। डेल्टा 1 कितना 6 1 1 2 -1 1 -5 2 -4, ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास आया। अब यदि इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये भी आपके पास कितना आता है 14 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक, आपके पास डेल्टा 2 निकालने का कंसेप्ट, डेल्टा 2 के केस में आपको याद होगा कि डेल्टा 2 के केस में बच्चों हम लोग क्या करते थे कि हम लोग a से स्टार्ट करते थे 1 1 3 1 1 3, उसके बाद क्या यदि मैं 2 के केस में बात करता था, इसके बाद जस्ट कांस्टेंट आता था, कांस्टेंट आता था, कितना हो जाएगा बच्चों 6 2 -5, उसके बाद ये वाला पार्ट आता था कितना 1 1 और -4 1 1 और -4, ये वाला पार्ट आपके पास।
कोई दिक्कत बच्चों? ये जो पार्ट आपके पास आएगा इसकी वैल्यू यदि कैलकुलेट करेंगे आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये आ जाता है 28। कितना बच्चों? ये 28 आ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग निकालते थे डेल्टा 3। डेल्टा 3 कितना होता था याद करो? डेल्टा 3 निकालने के लिए दिस और दिस, ये एक सबसे आसान वाला पैटर्न था, याद रखना। 1 यहां पे कितना 1, यहां कितना आपके पास 3x का, y वाला कितना 1 -1, 1 -1, और यहां पे कितना बच्चों 2। उसके बाद कांस्टेंट वाला 6 2 -5, 6 2 -5, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यूज बता दीजिए मुझे। डेल्टा 3 की वैल्यूज ये आप यदि निकालोगे तो ये वैल्यूज आ जाता है 42 आ जाता है बच्चों। ठीक है, ये 42 आ गया। अब मुझे ये बताइए x की वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे, x इक्वल टू, तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा 1 बाय डेल्टा। डेल्टा 1 कितना था बच्चों आपके पास? 14 डिवाइडेड बाय डेल्टा कितना था? ये भी 14, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। x की वैल्यू तो 1 हो गया। इसी तरीके से y की वैल्यू भी बता दीजिए मुझे। y की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा 2 बाय डेल्टा, दिस बाय आपके पास कितना 14, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। एंड z की वैल्यू कितना हो जाएगा? 42 बाय आपके पास 14, तो कितना हो जाएगा बच्चों? आपके पास 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, यही आपके क्या होंगे? यहाँ पे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, 3 इक्वेशंस के सेट जो थे, इसको सॉल्व करने का एक नया मेथड आपने सीखा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड, और उस मेथड का नाम है क्रेमर्स रूल मेथड नाम है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आप इस तरह से निकालेंगे। आपको याद क्या रखना है? डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, डेल्टा 2 कैसे निकालते हैं, डेल्टा 3 कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में मैं तो यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट डायरेक्टली लिख दिया, आपको ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप लिखोगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीजों को सॉल्व करने में। ठीक है, कोई खास बात नहीं, कर सकते, इतना तो कर सकते अपन। चलिए ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे पहली बात तो जेईई मेंस 2021 का है। जेईई मेंस 21 के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे? द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास 3 इक्वेशन दिए गए, दिस दिस एंड दिस। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए कोई अननोन यूज कर लिया, ए और बी, 2 अननोन्स यूज किए गए बच्चों, और आपके पास ये 3 जो इक्वेशंस बोलता है कि हैज नो सॉल्यूशंस। मुझे ये बताइए कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है उसमें नो सॉल्यूशंस के केस कब आता है? नो सॉल्यूशंस के केस के लिए आपके पास नो सॉल्यूशंस मींस इनकंसिस्टेंट के लिए यहां पे 2 बातें होती थी बच्चों, ये 0 हो जाए एंड ये बोलते थे एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 नॉन जीरो। नॉन जीरो आपके पास इसमें से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए, और ये वाला पार्ट 0 होता था, तभी तो नो सॉल्यूशंस बनता था। आपके पास वही बात, एनी नंबर्स डिवाइडेड बाय 0। आपके पास क्या? अनडिफाइंड वाला केस। अनडिफाइंड मतलब नो सॉल्यूशंस मींस इनकंसिस्टेंट की बात होती है। ठीक है, आपने कंडीशंस को अच्छे से समझा चीजों को, तो ऐसे कंडीशंस लगाने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आने वाला। तो मुझे सबसे पहली बात डेल्टा इक्वल टू 0 कर लेना चाहिए। ये जो आपके पास है इसमें डेल्टा क्या था बच्चों? डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 2 1 1 1 -1 1, यहां पे कितना 1 1 आपके पास a इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आपके पास ये जो पार्ट है, अब क्या इक्वल टू 0 करूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर पाऊंगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, कर लेते। सिंप्लीफाई करने में क्या जा रहा है आपके पास? 2 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों? -a -1 यहां पे लिखो, ये गया ये आपके पास कितना a -1, और उसके बाद क्या +1 आपके पास कितना 1 माइनस माइनस आपके पास ये भी प्लस हो गया, ये पार्ट इक्वल टू 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से a की वैल्यू निकल के आ जाती है। a की वैल्यू कितना आता है बच्चों? 1/3 आता है। पहली बात तो a की वैल्यू 1/3 आता है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास है? 1/3 -1/3 नहीं बच्चों, 1/3। यदि सिर्फ हम लोग को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम चला लेना तो a इक्वल टू जो 1/3 आया वाला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नॉट इक्वल टू बोला तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, चौथा ऑप्शन आपके पास 1/3। इसका मतलब क्या? चौथा ऑप्शन। आप इतना काम करने से भी आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा और काम कर लो आप। यहां तक तो ठीक है, आपका ऑप्शन में मैच कर गया, लेकिन क्या इतना ही कंडीशन सफिशिएंट था क्या? नहीं, इसमें से भी कुछ हमें बात कर लेनी चाहिए थी, कुछ बात कर लेनी चाहिए। तो मैं एडजेक्ट बी के बारे में भी देख लेता हूं। तो बी कितना है? 7/3 होगा, 7/3 नहीं होगा। आप ऑप्शन देख लो, ऐसे 7/3 के बारे में ही बात करना है मुझे। तो हमें आंसर मिल चुका है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। आप जेईई मेंस 21 के क्वेश्चंस आप विद इन 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर दिया। बस एक डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 निकालने के लिए बस आनी चाहिए थी। आपका आंसर आ चुका है। बट मैं यहाँ पे बात करूं तो दूसरा जो कंडीशन है वो वाला बात कैसा होगा। तो देखिएगा बच्चों, आपके पास यहाँ पे ये तो 0 कर दिया, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं।
आपके पास एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉन जीरो, इसमें से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए। आपको मैं सिखाया था कि ये तीनों में सबसे आसान कौन सा होता है निकालना, बताइए बच्चों। डेल्टा 1, डेल्टा 2, ऐसे तो तीनों आसान है या सर तीनों एक ही बात थी, लेकिन मैं आपको फिर भी बोला था एक इसमें से सबसे ज्यादा आसान होने वाला, वो क्या था, डेल्टा 3 था। तो डेल्टा 3 के बारे में बात कर लेते हैं। डेल्टा 3 निकालने का मतलब क्या, हमारे पास जेड वाला पार्ट, तो क्या होगा, ये और ये वाला पार्ट होगा, मतलब आपके पास A1 B1 और D1 जैसा पार्ट हुआ करता था, ठीक। तो मैं डेल्टा 3 निकालता हूं बच्चों। डेल्टा 3 इक्वल टू क्या होनी चाहिए थे यहाँ पे, कि आपके पास ये 2, ये 1, ये 1, ये सेकेंड वाला भी 1, -1, आपके पास 1, एंड ये कितना हो जाएगा बच्चों 5, 3 एंड B। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे यहां वाला कंडीशंस B निकालना था, इसलिए डेल्टा 3 पर मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं। डेल्टा के बाद हमें कोई भी चीज निकालना पड़े तो मैं क्या निकालूंगा, डेल्टा 3 निकालने की कोशिश करूंगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में आप तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा काम कर सकते हैं। जब ये पार्ट में कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 नहीं लिखना था, नॉन जीरो होनी चाहिए थी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या, 2, ये कितना -B -3, ठीक है। आपके पास कितना -1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास B, ये वाला B आपके पास B -3, ठीक है, प्लस आपके पास कितना, ये 5, यहां कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास ये 1 -+1, आपके पास कुछ इस तरह का पार्ट। तो ये बताइए ये मुझे क्या हो गया, यहां पे बताओ मुझे, ये वाला पार्ट -B और यहां भी -2B -B, तो आपके पास कितना -3B। यहां पे देखिए -2B -B कितना बच्चों -3B, ये कितना -6 आपके पास, और यहां पे कितना +3, आपके पास -6, ये -6 +3, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों यहां पे, कि आप इसको इक्वेट करके लिखोगे -3B, आपके पास कितना यहां पे +-3, तो आपके पास ये कितना 7, ये पार्ट -3B +7, ये क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 ना, नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए ना। इसको आप क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू 0। जब इसको नॉट इक्वल टू 0 लिखोगे तो यहाँ पे B की वैल्यू कितना हो जाएगा, B की वैल्यू क्या 7/3 होगा, नहीं होगा ना। तो B नॉट इक्वल टू 7/3, यहां से देख लिए 3B इक्वल टू आपके पास कितना 7, तो B नॉट इक्वल टू 7/3, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल है बच्चों, तो B नॉट इक्वल टू 7/3। क्या आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, देख लीजिए, ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पूरा कंडीशंस निकाले, हम तो इतना काम करने से ही आंसर टिक कर रहे थे, लेकिन चलो ये भी आपको निकाल के दिखाया ताकि बी के बारे में भी कंडीशंस आपको दिख जाए। इन केस कभी आप बोलेंगे कि ये काम क्यों किया हुआ है, काम करना जरूरी, तो यहां तो नहीं था, इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस में जरूरी नहीं था, लेकिन बच्चों 1/3 एक और केस में यहां पे मान लीजिए इक्वल टू होता और 1/3 A इक्वल टू 1/3 B इक्वल टू 7/3 होता, तब क्या करते आप, ये टिक करते, ये टिक करते, फिर तो B निकालना होता ना आपको, B इक्वल टू क्या होगा या नहीं इक्वल टू क्या होगा, वो कैलकुलेशंस भी आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए B की वैल्यू कितना नॉट इक्वल टू 7/3, A की वैल्यू कितना बच्चों आपके पास 1/3 जैसा कुछ कंडीशंस आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जेईई मेंस 21 के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर पाएंगे। चलिए एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपके सामने 3 इक्वेशन दिए गए, दिस एंड दिस, बोलता है हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जेईई मेंस 21 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 21 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया, इसकी वैल्यू पूछा है, हमें क्या करना था, सबसे पहली बात इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए बात करनी थी। आप मुझे बताओ, अभी भी जस्ट पढ़ा था इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस के केस में क्या बात करते थे। इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस तभी होता था जब नोमिनेटर भी 0, डिनोमिनेटर केस भी 0, मतलब आपके पास इंडिटरमिनेट जैसा टर्म आता था। मींस क्या बोल सकते थे, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी बच्चों। आपके पास कुछ ऐसा, ये एंड ये दोनों बात होनी चाहिए, किसके लिए बच्चों, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस के केस में होनी चाहिए थी। ये दोनों कंडीशंस याद करिए, आप क्वेश्चंस करते करते कंडीशंस याद हो जाएगा आपको, ये पार्ट एंड ये पार्ट। अब मुझे क्या करना था, सबसे पहले डेल्टा निकाल लेना था। डेल्टा कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चंस के, मुझे बताओ, 2 1 -1 1 -1 -1 3 3 एंड बीटा, ये पार्ट इक्वल टू 0 करोगे क्या, ठीक है। क्या इसको सिंप्लीफाई करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस बीटा प्लस 3,
ये कितना -1, ये देख लीजिए आपको बस जैसे मैंने 2 की कॉरेस्पॉन्डेंस किया तो माइनस बीटा, आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 -1 लिया। आप ये थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए, बीटा माइनस आपके पास कितना +3, ठीक है बच्चों, एंड -1 इंटू कितना 3 प्लस 3, ये पार्ट इक्वल टू 0। यहां से बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि यहां से बीटा की वैल्यू निकालते तो ये वैल्यू -1 आता है, ओके, -1 बीटा की वैल्यू आ जाती है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, -1 आ जाएगा। एंड अब आपके पास ये 3 वैल्यूज है, Δ1, Δ2 एंड Δ3 बच्चों। मुझे बताइए इसमें से कौन सा निकालना सबसे आसान होता है? मैं क्या बोलूं, आप Δ3 पे पकड़ो ना, Δ3 पे फोकस करिए। ये Δ3 वाला पार्ट मैं निकालता हूं, आप कोई भी निकाल सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी एक यहां से कैलकुलेट करना था, मैं Δ3 की बात कर लेता हूं। Δ3 आपके पास कितना, ये 2, ये 1, आपके पास ये 3, 2 1 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 -1 एंड अल्फा, ये कितना हो जाएगा 3 और आपके पास ये भी 3, यहां से ये वाला पार्ट, और इसको भी इक्वल टू 0 करना था, इसको इक्वल टू, इसको भी आप ओपन करिए, ये 2 इंटू -3 अल्फा, ठीक है बच्चों, -1 था आपके पास कितना 3 -3 अल्फा, 3 अल्फा प्लस 3, आपके पास कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे, यहां से अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितना बच्चों निकलता है 3 निकलता है, अल्फा की वैल्यू 3 आ जाता है। जब बीटा की वैल्यू -1, अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 आ गया, तो ये जो पूछा है ये कोई बड़ी बात तो नहीं है बताना। क्या करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, ये बता दीजिए मुझे, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा की जगह मैं 3 रखता हूँ, बीटा की जगह -1 रखता हूँ, माइनस ऑफ आपके पास अल्फा की वैल्यू कितना 3 और ये कितना -1, कितना हो जाएगा 3 -1 आपके पास 2, ये प्लस आपके पास यहाँ पे कितना 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 5 हो जाएगा। तो 5 आंसर हो गया फाइनली, इसका आंसर कितना 5 है, यहाँ पे मैं लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर है, आपके पास कितना आंसर आ रहा है 5 आ रहा है। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा गया, देखिए एक इंटीग्रल वैल्यूज निकल के आ रही है, एक अच्छा वाला इंटीजर है 5, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। इनफाइनाइट लेने के लिए बस ये दोनों कंडीशंस लगाने होते हैं, इसमें से डेल्टा निकाल लो और इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, Δ3 निकाल लियो, हमें इससे अल्फा की वैल्यू निकल के आ गया। अब बोलेंगे Δ1 निकाल सकते थे, निकाल लो ना, जरूरत नहीं है, एक ही निकालने से काम हो जाएगा, तो दूसरा तीसरा निकालने की क्या जरूरत होती है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फॉर रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है, कोई दो वैल्यूज है रियल अल्फा और बीटा, कंसीडर द फॉलोइंग, आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या है देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इक्वेशंस ये, सेकंड इक्वेशंस ये है बच्चों, एंड थर्ड इक्वेशंस कुछ ऐसा आपके पास 3 इक्वेशन दिया है। बोलता है यहाँ पे इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देन अल्फा प्लस बीटा, इनफाइनाइट, अगेन बोला बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आपको जैसे ही ये इनफाइनाइट की बात आती है ना, तुरंत दिमाग में ऐसा होना चाहिए, अच्छा डेल्टा इक्वल टू 0 होता है एंड Δ1 इक्वल टू Δ2 इक्वल टू Δ3 इक्वल टू 0 होता है, तुरंत आपके दिमाग में ऐसे बत्ती जलनी चाहिए विदिन सेकेंड। इनफाइनाइट देखते ही ये बात आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कैसा काम करना था। और मुझे ये भी पता है कि मैं यहाँ से डेल्टा निकालूंगा और जनरली Δ3 निकालने की कोशिश करूंगा, यदि किसी और की जरूरत होगी तो देखेंगे, यदि Δ3 से काम इनकेस कभी नहीं हुआ तब, ठीक है, हो जाते काम, ऐसा कोई बात ही नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यहाँ पे डेल्टा की निकालने की बात करें तो डेल्टा इक्वल टू 0 की, तो मुझे बताइए डेल्टा इक्वल टू 0 क्या होगा 1 1 -1, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये 1 आपके पास, ये कितना 2, ये अल्फा, एंड यहाँ पे कितना 2 -1 1, ये पार्ट इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये पार्ट इक्वल टू 0 करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या अल्फा आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? आपको इसको ओपन करने आता है, कर दीजिए, इसको ओपन करेंगे तो 1 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 माइनस प्लस अल्फा -1, आपके पास कितना 1 -2 अल्फा, ये 1 आपके पास, ये कितना 2 अल्फा आपके पास, उसके बाद कितना -1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -1 और ये कितना आपके पास 4 -4। ठीक है बच्चों, अब एक बार देख लीजिए 1 ठीक लिखा ना, ये आपके पास 2 इंटू 1 2, आपके पास ये कितना अल्फा आपके पास, ठीक है, -1, ये वाला पार्ट 1 और ये वाला पार्ट आपके पास कितना 2 अल्फा, तो ठीक है -1 लिखो, तो ये आपके पास कितना -1 और ये कितना आपके पास -4। ठीक है बच्चों, ये पार्ट क्या होनी चाहिए इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, आप क्या सिंपलीफाई कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू यहां से -2 आ जाता है, अल्फा इक्वल टू -2 आ जाता है। एंड आपको मैं क्या बोला Δ1 Δ2 Δ3 में सबसे ज्यादा आसान क्या है,
डेल्टा 3 निकालना। मुझे आसान लगता है, आप लोग दूसरा भी कोई कर सकते काम, ठीक है, या मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि डेल्टा 3 निकालिए। इसमें आपको एक बार में काम भी हो जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं फंसती कभी। तो सॉरी, यदि डेल्टा 3 निकाले जाएंगे तो बच्चों क्या होता था बताइए मुझे। ये वाला पार्ट 1, ये 1 और ये 2, ये भी ठीक है, ये 1 ये 2 -1 ये भी ठीक है। उसके बाद ये कांस्टेंट वाला पार्ट 2 1 और बीटा, देखिए ना ये वाला पार्ट आपके पास आए 1 1 2 1 1 2 1 2 -1 1 2 -1 2 1 बीटा 2 1 बीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पार्ट भी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, ये 1 ये कितना 2 बीटा, आपके पास ये कितना +1 -1, यहां पे देखिए ये वाला पार्ट गया तो कितना हो जाएगा बच्चों बीटा -2, ठीक है, -1 यहां पे माइनस आप क्या लिखेंगे 2, ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा -1 -4, ये पार्ट इक्वल टू 0 करोगे। एक बार देख लीजिए सही है ना, ये आपके पास कितना 2 बीटा माइनस कितना +1, ठीक है, -1 करूंगा तो आपके पास ये बीटा -2, ठीक है बच्चों, माइनस आपके पास यहाँ पे +2 करिए तो आपके पास ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना -4, ठीक है। अब ठीक है, यहां से बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यदि आप यहां से बीटा निकालने जाएंगे तो बीटा की वैल्यू 7 आ जाता है, अल्फा की वैल्यू -2 बीटा की वैल्यू आपके पास 7। तो क्या पूछा क्वेश्चन में हमसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, दोनों का सम कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बच्चों बताइए आपके पास क्या अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितना था -2 प्लस आपके पास ये 7, कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। अगेन आपके पास एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे जिसका आंसर कितना आ रहा था बच्चों यहाँ पे 5 आ रहा था, अल्फा प्लस बीटा कितना 5 आ रहा है। जे मैथ्स 21 के क्वेश्चन से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है 5 आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए इसको आप एक बार नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, आपके पास 3 इक्वेशन दिए हुए, आप इक्वेशंस को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये भी जेईई मेंस 21 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हमें क्या करना था यहाँ पे नो सॉल्यूशंस के केस में बात करना था। नो सॉल्यूशंस मींस क्या होता है कि हमारे पास ये 3 इक्वेशन दिए गए और यहाँ पे बोलता है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस के केस तभी पॉसिबल होगा ना बच्चों कि जब नो सॉल्यूशंस के केस में मैं बात करूंगा तो डेल्टा इक्वल टू 0, ये तो समझ में आता है, एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 नॉन जीरो, कम से कम इसमें से एक भी नॉन जीरो हो जाए, बस इतना ही काम था आपके पास, तो हमारा क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशंस के केस हो जाएगा। नो सॉल्यूशंस मींस क्या बच्चों, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 सही है, नोमिनेटर वाला पार्ट क्या नॉन जीरो डिवाइडेड बाय 0 वाला क्वांटिटी तो नो सॉल्यूशन देता है ना, क्लियर है। तो यदि मैं यहाँ पे डेल्टा निकालने जाऊं, डेल्टा इक्वल टू 0 वाला केस कितना हो जाएगा बच्चों आप बताइए, 2 3 6 1 2 8 3 5 9, यही ना बच्चों, ये पार्ट इक्वल टू 0 करो, यहां से जैसे ये 0 कर देते हैं की वैल्यू यहां से दिख जाएगा आपको, क्या होगा बता दो जी आप मुझे, 2 इंटू ये कितना बच्चों 18 माइनस 5 है -3, ये कितना बच्चों 9 -6 प्लस 6, ये कितना था बच्चों आपके पास 9, यदि मैं -3 क्यों 9, आपके पास ये वाला पार्ट 9 और ये वाला कितना बच्चों आपके पास 3a ना, यहाँ पे 3a, ठीक है बच्चों। एंड -6 जैसे लिया तो आपके पास कितना 5 -6, ये पार्ट इक्वल टू 0, यहां से a की वैल्यू आ जाएगा, कितना a की वैल्यू आता है बच्चों, यहां से a की वैल्यू 3 निकलता है, देख लीजिए a की वैल्यू 3 निकलता है। अब मुझे ये बताओ कि a की वैल्यू 3 निकला, क्या इतना से आंसर हो पाएगा क्या, a की वैल्यू 3 है, आप ऐसा ऑप्शन देखिए a की वैल्यू 3 यहाँ पे है, ठीक, और a की वैल्यू 3 यहाँ पे, क्या फर्स्ट या फोर्थ क्या होना चाहिए मुझे बताओ। आपको बस इतना सॉल्व करने से आंसर कैसे टिक करोगे मैं वो बताता हूँ, आगे आप मेहनत नहीं करना चाहते, मुझे पता है, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी जल्दी हमारा आंसर निकल के आ जाए वो भी करेक्ट वाला, ठीक है। a = 3 तो दो ही ऑप्शंस, पहली बात तो ये दो ऑप्शंस रिमूव हो गए, हटाइए इसको, बचा आपके पास क्या दो ऑप्शंस, फर्स्ट और फोर्थ वाला पार्ट। a की वैल्यू तो ठीक है सर इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू की बात करेंगे तो b इक्वल टू कितना आपके पास 13 या नॉट इक्वल टू 13 जैसा बात है आपके पास। मुझे ये बताइए ना, मैं अगला पार्ट क्या निकालने वाला था, डेल्टा 3 निकालने वाला था, मैं निकाल नहीं रहा हूं, बस आपको दिखा रहा हूं, ये जो भी पार्ट है ये क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना बच्चों, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ जो भी वैल्यूज रखेंगे
नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो डेल्टा 3 वाला पार्ट से यदि निकालने जाओगे तो आपके पास b वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा, और b इक्वल टू नहीं नॉट इक्वल टू आएगा, तो नॉट इक्वल टू किस में है, ये वाला में, ये वाला में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, चाहो तो सॉल्व कर लो, इसको कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, बट विदाउट सॉल्व इतना पार्ट से भी आप आंसर को टिक कर सकते थे। यहाँ पे विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को कर सकते, जेईई मेंस 21 के क्वेश्चन है। आप टाइम सेव करना चाहेंगे तो इसके बाद थोड़ा सा स्मार्टली आप यदि चीजों को दिमाग लगाते हैं तो काम बन जाता आपका। ठीक है बच्चों, यदि आप ये निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 3, आपके पास 3 2 5, और ये कांस्टेंट कितना बच्चों आपके पास 8 है, यहाँ कितना है 5 है, और ये कितना था b था। ये पार्ट आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो b नॉट इक्वल टू 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये लेकिन चेक करने की जरूरत पार्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन में तो नहीं था, आपको समझना है कहां पे जरूरत है कहां पे जरूरत नहीं हो सकता है। कहीं पे आपको यहाँ पे इस केस में ये इक्वल टू था, ये नॉट इक्वल टू था, आप बोलते दोनों जगह इक्वल टू होता, दोनों जगह आपके पास ऐसे पार्ट आते, तब कैसा करते, तो आपको तब जाके काम करना होता, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट करिए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंसीडर द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपके सामने 3 इक्वेशन दिए गए, दिस दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, आगे बोलता है वेयर एबीसी आर रियल कांस्टेंट, एबीसी क्या है, रियल कांस्टेंट है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आगे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए, यहां पे आपको डायरेक्टली पूछा नहीं क्या करना था, इनफाइनाइट है ये भी नहीं बोला, यूनिक है ये भी नहीं बोला, कैसा है कुछ भी नहीं बोला, नो सॉल्यूशन है ऐसा कुछ बात ही नहीं किया, लेकिन 4 ऑप्शंस में ये सब बात बोल रहा है। नंबर 1 में हैज नो सॉल्यूशंस फॉर ऑल एबीसी, ऐसा बोल, हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस व्हेन 5 इक्वल टू 2b प्लस सी। ठीक है, यूनिक का भी बात बोला, इनफाइनाइट का भी बात बोला, एंड यहां अगेन आपके पास हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस फॉर ए बी एंड सी, ऐसा कुछ बात बोला बच्चों। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली वे में कुछ बोला नहीं, लेकिन हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहली बात, तो हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, मैं यहाँ पे एक वर्ड है डेल्टा, ये निकाल देता हूं, निकालते एक एक करके देखते हैं, क्योंकि डेल्टा हर केस में जरूरत है, चाहे यूनिक की बात करें, आपके पास इनफाइनाइट की बात करें, नो की बात करें, डेल्टा तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हो, कितना होता है देखते हैं, 1 2 -3 2 6 -11 1 -2 7। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ। अब इसको सॉल्व करिए, कितना 1 2 -3 1 2 -3 2 6 -11, यहां पे कितना 1 -2 एंड 7। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए ये पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा, अभी मुझे नहीं पता ये वैल्यू 0 होगा क्या होगा, कुछ भी नहीं पता बच्चा, देखते हैं। तो आपके पास कितना 42, आपके पास ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 22 -2, आपके पास ये कितना 14 माइनस 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 आपके पास कितना प्लस 11, और ये आपके पास कितना -3, ये कितना हो जाएगा बच्चों -4 -6 हो जाएगा। ठीक है, -4 -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, ये वैल्यू आपके पास कितना 20, ये बता दीजिए बच्चों आपके पास कितना हो जाएगा 25 ना, 25 आपके पास 50 माइनस ये कितना आपके पास 10, तो कितना हो जाएगा 30 है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस ना 30, तो ये आपके पास 50 - 50, ये तो 0 आ गया। चलो एक बात तो हुआ यहाँ पे, डेल्टा इक्वल टू 0 आया। अब डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तो डेल्टा तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है बच्चों, आप याद करिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है। यदि ये वैल्यू 0 हो गया तो यूनिक की बात तो नहीं कर पाएंगे अपन, ये बात तो है, यूनिक की बात तो आप हटा ही दीजिए, आपके पास सेकेंड और फोर्थ तो आप बात ही क्लियर कर दो। यूनिक तभी होता है जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है, पहली बात। 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, अब आपके पास नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के केस में बात कर लेते हैं। यदि मैं यहां से ये बात करता हूं कि आपके पास नोमिनेटर केस वाला भी 0 हो जाए, इनफाइनाइट का केस आता है 0 वाला कंडीशंस बच्चों, एंड नोमिनेटर केस वाला नॉन 0 आता है तो नो सॉल्यूशंस का केस आता है। तो हम लोग क्या कि नोमिनेटर केस वाला पार्ट में डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 देखते थे। डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में सबसे आसान कौन सा होता था बच्चों, सबसे इजी पार्ट होता था डेल्टा 3 निकालना, तो वही डेल्टा 3 निकाल लेते हैं यहाँ पे। डेल्टा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखते हैं। डेल्टा 3 वाला पार्ट कितना बच्चा 1 2 1 2 6 -2, यहाँ पे कितना a, ये कितना बच्चों आपके पास b, और ये वाला पार्ट आपके पास क्या c लिखा हुआ। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या ये इक्वल टू 0 होगा, क्या ये मुझे कहां पता है, अभी तो मुझे क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मुझे तो चेक करने दे। मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूं, सिंप्लीफाई करने के लिए कितना 1, आप देखिएगा यहाँ पे 6c
माइनस माइनस प्लस 2b, ठीक है बच्चों। फिर -2 आपके पास कितना, ये 2c माइनस बी एंड माइनस a क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास -4 -6, कुछ इस तरह का पार्ट। तो थोड़ा इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, अभी पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। यहां पे देखिए कि ये पार्ट आपके पास कितना था, यहाँ पे 6c, यहाँ पे -4c, कितना हो जाएगा 2c निकल रहा, ठीक है। आगे यहाँ पे 2b, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस 2b, यहाँ पे भी कितना 4b, ठीक है बच्चों। तो आपके पास 6c, इसी वाला पार्ट भी समझ में आया, ये वाला पार्ट भी आपने लिख पाया यहाँ पे। उसके बाद क्या, माइनस माइनस प्लस 4a, आपके पास ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप यदि बात करेंगे, यहां पे देखिए यहां तो प्लस होगा, ये प्लस ए था, ये आपके पास कितना बच्चों -10 इंटू ए था, आपके पास -10, ये पार्ट आपके पास निकल के आ रहा है, ये वैल्यूज निकल के आ रहा है बच्चों आपके पास। क्या करना चाहिए मुझे, अब यहां पर देखिए ना, ये जो हमारे पास रिलेशन दिया, मैं सेकंड और फोर्थ को तो पहले रिजेक्ट कर दिया, आपके पास फर्स्ट और थर्ड वाला बचा है, नो सॉल्यूशंस फॉर ऑल वैल्यूज। क्या ये पार्ट जीरो तो हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बोल सकते हो क्या, ना जीरो होगा, ये जीरो होगा, आपको कुछ भी नहीं पता। मान लीजिए मैं यदि इक्वल टू जीरो करता हूं, ये वाला पार्ट को मैं यदि इक्वल टू जीरो कर लेता हूं, आपके पास कितना आ जाएगा 5a इक्वल टू, मतलब आपके पास 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2a प्लस c हो जाएगा क्या, हाँ ये पार्ट हो जाएगा। मुझे ये बताओ डेल्टा 3 इक्वल टू जीरो कब होता है, किस केस में होता है। डेल्टा 3 इक्वल टू जीरो तो तभी आप बात करते हैं, और डेल्टा इक्वल टू जीरो भी जब हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बनता है, क्योंकि 0/0 वाला क्वांटिटी आपके पास कितना बच्चों 0/0 वाला क्वांटिटी ही तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। जैसे मैं ये डेल्टा 3 पार्ट इक्वल टू जीरो करा, आपके सामने ये रिजल्ट आया, क्या देखिए ऑप्शंस मैच कर रहा है क्या, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन 5a इक्वल टू 2b प्लस, आपके पास 2b, यहां पे b होंगे बच्चों 2b प्लस c, कुछ ऐसा पार्ट आ रहा है, 5 इक्वल टू 2b प्लस c वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपके पास क्या ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा क्या, बिल्कुल थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है बच्चों। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए इसको आप एक और नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने ये है कि द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपके पास ऐसे 3 इक्वेशन दिए गए, ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस 21 के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आपके पास 3 इक्वेशन दिए गया, यहां बोलता है 4 ऑप्शंस, डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस, पहला ऑप्शन, हैज ए सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग दिस, ऐसे कोई कंडीशन दे दिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहां पे बोल रहा है ऐसा कुछ, ठीक है बच्चों। हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, क्या होंगे, कैसे करोगे, आपको कुछ तो डायरेक्टली बोला नहीं, आप एक कंडीशन के ऊपर बात करते थे। तो सबसे पहला काम, कुछ भी नहीं समझ में आया, डेल्टा तो निकालिए आप, डेल्टा सबसे पहले निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2 3 2 3 2 2, आपके पास 1 -1 एंड 4, ये कैलकुलेट करेंगे जब बच्चों आप, तो ये आपके पास -40 आ जाता है, ठीक है, -20 आ जाता है बच्चों। क्या ये जीरो है क्या, डिटरमिनेंट आता है आपको सॉल्व करने, यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अब तो आपने सीख ही लिया। ये क्वांटिटी कितना आता है बच्चों -20 आता है, -20 क्या जीरो है क्या, नहीं जीरो तो नहीं है, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। अब चलिए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो में आपको बोला था फर्स्ट और सेकंड कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, यदि आपने पीछे लिखा है तो उसको पलट के देखिए कि मैं जब नॉट इक्वल टू जीरो केस बोला था तो 2 पॉसिबिलिटीज बोला था। नॉमिनेटर वाला केस कैसा था, नॉमिनेटर वाला केस एटलीस्ट मतलब आपके पास कम से कम एक भी नॉन जीरो होना चाहिए, एक कंडीशन ये था, एक ये था कि आपके पास तीनों के तीनों जीरो हो जाए। जब तीनों जीरो हो जाए और ये वाला आपके पास नॉन जीरो है, तो जीरो डिवाइडेड बाय नॉन जीरो क्वांटिटी कितना, जीरो, मींस कितना बच्चों आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस बोल सकते थे क्या, ठीक है। जीरो डिवाइडेड बाय कुछ भी लिखो ना तो आपके पास क्या जीरो ही आने वाले, मींस उस केस में आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन जैसा कुछ बात हो जाता था। मैं यहाँ पे आपको ये बात दिलाने वाला हूं याद कि आप मुझे ये बताइए कि यूनिक सॉल्यूशंस का केस कब होता था। यूनिक सॉल्यूशंस का केस आता था जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ आपके पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉट जीरो, ठीक है, ऐसा बात था बच्चों। तो कम से कम एक भी नॉन जीरो होनी चाहिए, एक भी नॉन जीरो होना चाहिए, कोई एक निकाल लीजिए ना, पहले कोई एक निकाल लीजिए, उसमें से क्या निकालना पसंद करेंगे। सबसे पहले तो चलो मैं डेल्टा 3 निकाल रहा हूं, मैं पहले देखता हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, आगे कुछ और जगह होगा तो देखेंगे। डेल्टा 3 निकालने के लिए कितना बच्चों 2 3 1 3 2 -1
9 9 और आपके पास 8, ये पार्ट आया। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम? इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आपके पास -40 आता है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब मुझे बताइए, मैं फर्स्ट कंडीशंस में क्या बोला था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक भी कम से कम नॉन जीरो हो जाए तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन देता है। आप तो बोलेंगे आंसर नंबर हमारा 3 है, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर नंबर 3 है। लेकिन यहां थोड़ा सा ऑप्शंस कंफ्यूजिंग बना दिया। कैसे कंफ्यूजिंग बना दिया? आंसर भी चलो ठीक है टिक कर दिया, लेकिन एक गलती हो सकती थी। मान लीजिए कि हम लोग ऐसे डायरेक्टली बात करें, ये वाला इक्वेशंस हैज ए सॉल्यूशंस, मतलब ठीक एक सॉल्यूशंस है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा डेल्टा, ऐसा कुछ बोला और आगे बोला सेटिस्फाइंग दिस रिलेशंस। इसका मतलब क्या, मुझे तो सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, तभी मैं इस कंडीशंस को चेक कर पाऊंगा कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। यहां रखेंगे इक्वल टू 12 आता है, तो मतलब ये भी ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं थी। लेकिन जेईई मेंस में तो आपको पता है कि सिंगल करेक्ट वाले होते, कोई एक ही करेक्शंस हो सकती थी। यहाँ पे फिलहाल आपके पास ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ। यदि आप ये ऑप्शंस चेक करते तो आपको डेल्टा की जगह पे डेल्टा 3 तो निकाला ही, साथ में आपको यहाँ पे और क्या काम करना पड़ जाता, डेल्टा 1 भी निकालना होता और डेल्टा 2 भी निकालना पड़ जाता बच्चों। ये क्यों निकालना होता? क्योंकि मुझे अब यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ जाएंगे। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कैसा होता है आपको मैं पहले बताया कि उसमें कैसे लिखा जाता है, क्या पैटर्न लिया जाता है। डेल्टा 1 लिखने के लिए कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, उस तरह से डेल्टा 2 लिखने के लिए आपके पास क्या, या स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर ये वाला पार्ट होता है, ये भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आप डेल्टा 1 यदि कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू 0 हो जाती है एंड डेल्टा 2 की जो वैल्यूज होती है बच्चों ये -20 आ जाता है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए ये वैल्यूज भी निकाल लिया, ये वैल्यूज भी आपको पता है। मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। x इक्वल टू क्या होता था बच्चों बताइए, डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये 0 डिवाइडेड बाय -20, ये तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू बताइए बच्चों, y की वैल्यू के लिए क्या काम करते थे, डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा -20 डिवाइडेड -20, ये तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है। एंड z की वैल्यू बता दीजिए, आपके पास डेल्टा 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा -40 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना -20, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, यही x और z क्या था, अल्फा बीटा एंड गामा था। मुझे क्या ये रिलेशंस क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा क्यूब इक्वल टू क्या 12 है। तो इसको देखते हैं सेटिस्फाई करता है क्या, अल्फा की वैल्यू मतलब आप x की वैल्यू को ही अल्फा बोल दो, y की वैल्यू को बीटा बोल दो, z की वैल्यू को गामा बोल दो। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आपके पास 2 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब है बच्चों 2 का क्यूब, तो आप 2 का क्यूब कितना आपके पास 8 प्लस 1 कितना 9 प्लस 0 आपके पास कितना 9, क्या इक्वल टू 12 होता है क्या? आप क्या यहाँ पे 12 लिख पाएंगे क्या? तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई किया? नहीं ना, ऑप्शंस कैसे हो सकता है ये करेक्ट, लेकिन आपको तो चेक करना था एक बार ना, ये काम भी आप करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस में। यदि आप यहां तक में रिस्क ले सकते हैं तो आप तो आंसर यहीं पे बता दिया, आंसर तो हमारा पहले ही आ चुका, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होने वाला। लेकिन मैं एक बार इसको भी चेक कर लिया। इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालने पड़ेंगे, उसके बाद एक्स वाई जेड निकल जाता है, जो कि क्रेमर्स रूल का एक मेथड होता है एक्स वाई जेड निकालने का, ठीक है। जब ये आ गया मींस अल्फा बीटा एंड गामा भी आ गया, यहाँ पे रखिए वैल्यू आपका, यहाँ पे देख लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, मींस ये ऑप्शंस रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। वही बात एक बात ही मतलब रिपीट होता जा रहा है, हर बार क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशंस, आपके पास यूनिक सॉल्यूशंस, ऐसे ही बात आते हैं बच्चों। देन k इज इक्वल टू क्या होने वाला है, क्या करना है मुझे, ये पार्ट और ये पार्ट में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए आप मुझे बताओ, डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0, यही कंडीशंस होती है ना, कंडीशंस याद कर लीजिए बस, हो गया। डेल्टा इक्वल टू यदि लिखने चाहूंगा मैं -2 -4, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे k से स्टार्ट करना चाहिए, k1 2 आपके पास कुछ ऐसा ना बच्चों, ठीक है। k1 आपके पास कितना 2 3, ये कितना था 3 -1 -2 एंड -2 -4, कुछ इस तरह का बात आपके पास, k1 2 3 -1 -2 -4, ये पार्ट इक्वल टू 0 आया। मुझे ये बताइए, इसको यदि मैं सॉल्व करने जाता हूं, इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना आएगा, k ये कितना बच्चा आपके पास 4
-4। ये क्या वाला पार्ट तो हट ही जा रहा है यहाँ से, कोई बात नहीं, जितना भी होगा होने दीजिए। ये पार्ट -1, ये आपके पास कितना -12, उसके बाद आपके पास क्या, ये आपके पास कितना 4 एंड +2 इंटू ये कितना बच्चों -6 और ये कितना -2, ये पार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे ये तो आपके पास खत्म ही हो गया। ये कितना -16 तो 16 हो गया, और आपके पास यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 8, आपके पास यहाँ पे भी 16, यहाँ पे आपके पास +16, यहाँ पे आपके पास क्या -16, ये तो कंप्लीटली 0 हो गया। मतलब हमारे पास डेल्टा की वैल्यू 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या निकालना पसंद करते हो, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 में से कोई एक भी, तो एक क्या निकालते हैं आप, इनिशियल वैल्यू डेल्टा 3 निकालते हैं। डेल्टा 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों K1 3 -1 -2 ये कितना 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 करते हैं, यहां से इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास K ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास -3, आपके पास ये कितना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। -1 इंटू ये कितना बच्चों 9 माइनस ये देखिएगा 9 और ये कितना 4, तो +4 हो जाएगा, -1 +1 लिखेंगे आप, ठीक है। -6 ये -6 ये वाला पार्ट कितना 2 इंटू 1 आपके पास कितना 2, ठीक है, लेकिन -2 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। ऐसा पार्ट इक्वल टू 0, यहां से k की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना वैल्यू आ जाता है k का वैल्यू बच्चों आपके पास k की वैल्यू 21 आ जाता है। क्या k ही पूछा है क्या क्वेश्चन में, हाँ k का वैल्यू ही पूछा है, आपके पास k इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 21 आ रहा है। देखिए आंसर आपके पास आ गया 21, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हो गए, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चंस में बस हमें 2-3 कंडीशंस है, उस कंडीशंस को याद रखते हमारा काम हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस कंडीशंस को अच्छे से एक बार लर्न करिए। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं 21 वाले क्वेश्चंस में मोस्टली यहाँ पे करा दिया, अब 20 वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, 19 वाले क्वेश्चन देखेंगे, 18 वाले देखेंगे, 17 में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया जेईई मेंस में, इनफैक्ट एडवांस में भी यहाँ से, बस कंसेप्ट क्या लगाना था, बस उतना ही बात होती है। डेल्टा 0 भी हो सकता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बस उस कंडीशंस को अच्छे से आप देखिए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। आप यदि चीजों को देखा होगा, क्वेश्चन देखा होगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लगता होगा। यदि आपको लगता था कि ये जो पार्ट है काफी टफ है, तो आपका ये कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा कि ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल सा चीज है, बस याद रखने वाली बात 2-3 बातें हैं, उसको हम याद रख लेंगे, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप कुछ क्वेश्चंस का आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आप वीबीएस वाले क्वेश्चंस देखिए, 21 वाले तो मोस्टली मैं करा ही दिया, 20 वाले क्वेश्चंस आप उठा के देखिए। आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं फिर से आपको पीवाईक्यूज का कुछ एक सेट से लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैं एडवांस वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दूंगा, इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस भी वहां पे डिस्कशन हो जाएंगे बच्चों। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है ये मैट्रिसेज एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेज से लेके अभी तक डिटरमिनेंट में कंप्लीट वे में यदि चीजों को आप देखे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में लगा होगा। और कभी भी ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाला पार्ट होता है, 2 मेथड होता है आपके पास, ये तो डिटरमिनेंट में, आपको मैट्रिसेज में भी बताया था मैं, आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखेंगे चीजों को, आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में लगेगी। 2 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से जेईई मेंस, आपको जैसे कि पता है कि आपका बहुत ही जल्दी आने वाला बच्चों, तो आप इस चीजों को स्किप मत करिए और आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चीजों को देखिए। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है, उसको भी जाके देखिए, यहाँ उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेक करिए जाके, एक वीडियो देखिए, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा गया है वहां पे, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। स्टैटिक्स वाला पार्ट जो वे क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं बच्चों, आप उस पार्ट को भी स्किप नहीं कर सकते हैं, वहां से एक क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बोनस के तौर पे आप मान सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस होता है, बस 2-3 फॉर्मूलेज होते हैं, उसके भी मैं यहाँ पे टोटल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे वीडियोज पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ मैं दिया हूँ यहाँ पे, आपको उसका भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जाके विजिट कर सकेंगे। और बच्चों आप लोगों को मतलब यदि कोई भी चैप्टर्स का मतलब शॉर्ट रिवीजन टाइप का चाहिए या वन शॉट बोल सकते हैं, वन शॉट का चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं वो सबसे पहले आप तक लेके आऊं, ठीक है।
और आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, क्योंकि जैसे पता है आपको कि टाइम बहुत ही कम है। अब दिमाग में बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन चलता रहता है कि मतलब क्या नया चैप्टर्स पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि मतलब मैं प्रीवियस जो पहले आपने पढ़ लिया है, तो ऐसे कोई चैप्टर्स जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, तो मैं उसका एक शॉर्ट रिव्यू आपको यहाँ पे बताऊं, या PYQ का कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा दूं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे बच्चों। ठीक है, तो आज के लेसन में बस यहीं पे मैं लेक्चर को खत्म कर रहा हूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आप एक कमेंट और एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, और हो सके तो इस लिंक को आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में सर्कुलेट करने की कोशिश करिए, ताकि उस बच्चे तक भी पहुंचे और वो भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके बच्चों। चलिए, थैंक यू।